हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के 114 राफेल महाडील का पाकिस्तान में दिखा खौफ। दोस्तों, चीन से मांगे इतने ऐसे वाले फाइटर जेट मुनीर के प्लान का हुआ बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, वहीं इंडियन नेवी के 4 शिप क्यों पहुंचे सिंगापुर, हिंद महासागर के साउथ ईस्ट वाला प्लान क्या है आपको बताएंगे। वहीं क्या ग्रीनलैंड पर सपोर्ट नहीं मिला तो नाटो से निकल जाएंगे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति की नई धमकी। दोस्तों, जिसके बाद फ्रांस ने भी ट्रंप को दिया करारा जवाब। बताएंगे क्या कहा ट्रंप ने और इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को। वहीं आपको बताएंगे किसने कहा कि मुस्लिम शहर जैसे लगते हैं लंदन के कुछ हिस्से। वहीं बताएंगे ईरान पर अमेरिकी हमले की सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा पाकिस्तान, तेहरान की हलचल ने क्यों उड़ाई मुनीर की नींद। तो दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे पहली बार ट्रंप ने खामेनेई शासन के अंत की बात दोहराई। पहली बार उन्होंने उनके शासन के अंत की बात कही। दोस्तों, क्या कहा ट्रंप ने, साथ ही साथ बताएंगे पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के ममता बनर्जी के बीच कैसे मचा हुआ है घमासान। दोस्तों, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बंगाल दौरे के बाद एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीद की योजना पर आगे बढ़ने की बात सामने आई है। बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। भारत के इस कदम से दोस्तों पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के राफेल खरीद के जवाब में चीनी J-10CE को शामिल किया था। अब चीन से खरीद के जरिए पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर अपने J-10CE बेड़े को बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स बोले तो PAF चीन को 60 से 70 J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट का ऑर्डर देने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही 40 J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को सेवा में शामिल करने की योजना पर भी PAF काम कर रही है। J-10CE और J-35 के संयुक्त अधिग्रहण की योजना को भारत के बढ़ते राफेल बेड़े का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की मुख्य रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, PAF के सूत्रों का मानना है कि भारतीय एयरफोर्स में 114 राफेल विमानों को शामिल करने के प्लान के बाद पाकिस्तान को अपनी वायु श्रेष्ठता रखने के लिए अपने उच्च स्तरीय लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी होगी। ऐसे में उसने 60 से 70 अतिरिक्त J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान का लक्ष्य 40 J-35 स्टील्थ फाइटर का बड़ा बेड़ा तैयार करने का भी है। इससे वे अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी की क्षमता ला सकेंगे और भारत के भविष्य के AMCA कार्यक्रम का मुकाबला कर सकेंगे। एक बार शामिल होने के बाद J-35 PAF का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बन जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल F-16 बेड़े पर ज्यादा निर्भर है। यानी कि दोस्तों, आप इससे क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान को ये तक नहीं पता कि उसको कितने लड़ाकू विमान अपने पास रखने चाहिए। भारत को देखने के बाद भारत की कॉपी कर रहा है। दोस्तों, भारत की बराबरी करने के लिए, राफेल से बराबरी करने के लिए J-10CE लड़ाकू विमान चीन से खरीद रहा है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जिस देश की जनता के पास खाने को दाने नहीं, वो चले दुनिया को लड़ाकू विमान भुनाने। भारत को देखकर दोस्तों लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीद तो सकता है, लेकिन लड़ाकू विमानों को मेंटेन कैसे करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि भारत के 114 राफेल महाडील का पाकिस्तान में तगड़ा खौफ मचा है, जिसके बाद आनन फानन में चीन का हाथ पकड़ रहा है दोस्तों पाकिस्तान। क्या है इस पर आपकी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, बड़ी खबर की, जहां भारतीय नौसेना के 4 शिप पहुंचे सिंगापुर। हिंद महासागर के साउथ ईस्ट वाला क्या है प्लान, बता दें। भारतीय नौसेना का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ITS 15 जनवरी को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया। इस स्क्वाड्रन में INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी शामिल है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी की ट्रेनिंग डेप्लॉयमेंट का हिस्सा है जो दक्षिण पूर्व हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही है। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2026 को भारत और आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस दौरान भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं क्षमता बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने के लिए कई गतिविधियां कर रही हैं। दोनों पक्षों के ट्रेनी अधिकारियों के बीच स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एक्सचेंज, जॉइंट योगा सेशन और खेल मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इंडियन नेवल बैंड सिंगापुर की प्रमुख जगहों पर परफॉर्मेंस देगा। जहाजों पर स्कूली बच्चों के लिए दौरा भी रखा गया है ताकि वे नौसेना की जिंदगी देख सके। स्क्वाड्रन
ट्रंप के पहुंचने पर भारत के हाई कमिश्नर डॉक्टर शिल्पक अंबुले ने ट्रेनी से मुलाकात की और मैरी टाइम ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के कमांडर से बातचीत की। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की टीम ने भी प्रोफेशनल अनुभव साझा किए। दोस्तों ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन नेवी, कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध पड़ा महंगा, 8 देशों पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बम। दोस्तों लगाया 10% का टैरिफ, फ्रांस ने भी दिया तगड़ा अमेरिका को जवाब। बता दें, ग्रीनलैंड पर नाटो देश और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब खुलकर सामने आ गए हैं। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो फरवरी से 8 यूरोपीय देशों से आने वाले सामानों पर 10% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वे ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही देश है जो ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास का हिस्सा है। ट्रंप के इस फैसले की फ्रांस और ब्रिटेन ने खुलकर आलोचना की। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ईयू ने आज इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। दोस्तों ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड को इस टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद के लिए कोई भी समझौता नहीं होता है तो 1 जून से ये दर बढ़कर 25% हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि यह डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों के साथ ग्रीनलैंड की स्थिति पर बातचीत करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जिसे वो अमेरिका सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि वॉशिंगटन में इस हफ्ते अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी ठीक बातचीत हुई थी। ऐसे में ट्रंप का यह कदम आश्चर्यजनक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि टैरिफ संबंधों को कमजोर करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। दोस्तों फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप के फैसले पर लिखा कि फ्रांस यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। इसी आधार पर फ्रांस यूक्रेन का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। इसी वजह से फ्रांस ने ग्रीनलैंड में डेनमार्क द्वारा आयोजित सेनाभ्यास में हिस्सा लेने का फैसला किया। फ्रांस इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेता है क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र और यूरोप की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा दांव पर है। मैक्रोन ने आगे लिखा कि फ्रांस को ना तो धमकियों से डराया जा सकता है और ना ही दबाव में लाया जा सकता है, चाहे मामला यूक्रेन का हो, ग्रीनलैंड का हो या दुनिया के किसी भी हिस्से का हो। अमेरिका फ्रांस को दबा या झुका नहीं सकता। मैक्रोन ने यह भी कहा कि टैरिफ यानी शुल्क लगाने की धमकियां पूरे तरीके से गलत है। अगर ऐसी धमकियां सच में लागू होती है तो यूरोपीय देश एकजुट होकर मिलकर जवाब देंगे। यूरोप अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी कि जैसे को तैसा वाला जवाब दिया है दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। वहीं आपको बता दें, लंदन के लिए मेयर पद की उम्मीदवार लैला कर्निंघम ने बुर्के पर सुझाव देकर नए विवाद को जन्म दे दिया। दोस्तों रिफॉर्म यूके की ओर से कैंडिडेट लैला ने कहा कि बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पुलिस द्वारा रोककर तलाशी ली जानी चाहिए। साल 2028 में होने वाले लंदन मेयर चुनाव के लिए लैला को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि खुले समाज में चेहरा ढकने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि लंदन के कुछ हिस्से मुस्लिम शहर जैसे लगते हैं। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए लैला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक खुले समाज में आपको अपना चेहरा ढकने की आवश्यकता है। मैंने एक बुर्का पहनी हुई महिला पर केस चलाया है। अगर कोई अपना चेहरा छिपा रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि वो ऐसा किसी आपराधिक कारण से कर रहा है। उन्होंने बताया कि लंदन के कुछ हिस्से मुस्लिम शहर जैसे लगते हैं और वो चेहरे को ढकने पर बैन लगाना चाहती हैं। दी स्टैंडर्ड पोस्ट कार्ड के लिए एक इंटरव्यू में लैला ने कहा कि अगर मैं कर पाती तो मैं चेहरा ढकने पर बैन लगा देती, लेकिन मैं इसे स्टॉप एंड सर्च का एक कारण बनाना चाहूंगी। दोस्तों इनके बयान पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, ईरान पर अमेरिकी हमले की सबसे बड़ी कीमत क्या चुकाएगा पाकिस्तान? तेहरान की हलचल ने क्यों उड़ा दी मुनीर की नींद? बता दें, ईरान और अमेरिका के तनातनी पर इस समय दुनिया की नजर लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले के संकेत ने कई देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। दोस्तों अमेरिका के ईरान पर संभावित हमले का डर तेहरान के खामेनेई शासन के साथ साथ सऊदी अरब और कतर जैसे अरब देशों को है। इन देशों को पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलने का अंदेशा है। वहीं इन देशों से ज्यादा फिक्र ईरान के एक और पड़ोसी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान वो देश है जिसे ईरान अमेरिका की टकराव में सबसे ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की बयानबाजी में कमी आई है, लेकिन अमेरिकी जंगी जहाजों के ईरान के आसपास के क्षेत्र में जाने से जुड़ी रिपोर्ट ने अमेरिका के संभावित हमले को लेकर आशंका पैदा कर दी है। पाकिस्तान को ईरान में हमले के बाद अपनी सीमाओं पर उथल पुथल समेत कई तरह के डर सता रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान फिलहाल ईरान की स्थिति पर नजर जमाए हुए बैठा है। दोस्तों पाकिस्तान का यह मानना है कि स्थिर और शांतिपूर्ण ईरान ही उसके हित में
हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और राजनीतिक विश्लेषक मलिहा लोधी ने AFP से बात करते हुए कह दिया कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले के पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक परिणाम होंगे। सीमा साझा करने की वजह से पाकिस्तान विशेष रूप से इससे प्रभावित होगा। खास तौर से ईरान सीमा पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान में नए नेतृत्व का समय दोस्तों ट्रम्प ने पहली बार कही। खामेनेई शासन के अंत की बात बताया बीमार आदमी। दोस्तों बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन को खत्म करने की बात कही है। ये पहली बार है जब ट्रम्प ने सीधे खामेनेई शासन के अंत का जिक्र करके ऐसा बयान दिया है। दोस्तों अपने बयान में ये बात ऐड कर दिया है। पॉलिटिको से इंटरव्यू ट्रम्प ने कहा कि ईरान में नया नेतृत्व ढूंढने का समय आ चुका है। ये टिप्पणियां इस बात का संकेत है कि ट्रम्प ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही है जब खाड़ी के इस देश में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए। ट्रम्प ने शुक्रवार को इस बात का संकेत दिया था कि उन्होंने ईरान पर हमला करने का विचार छोड़ दिया है, क्योंकि कथित पर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना छोड़ दी है। ट्रम्प ने पॉलिटिको से कहा कि उन्होंने जो सबसे अच्छा किया वो ये था कि 2 दिन पहले 800 से ज्यादा लोगों को फांसी नहीं दी गई। कुछ दिन पहले ही ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो वो हमला करेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संस्थाओं पर कब्जा करने की अपील की थी और कहा था कि मदद रास्ते में है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व सम्मान के बारे में होता है, डर और मौत के बारे में नहीं। ट्रम्प ने खामेनेई को बीमार आदमी बताया और कहा कि ईरान के नेतृत्व के चलते ही ये कहीं भी रहने के लिए सबसे खराब जगह है। ट्रम्प की टिप्पणियां खामेनेई के बयान के बाद आई है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्रोहियों की कमर तोड़ने की कसम खाई थी। खामेनेई ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मौतों के लिए ट्रम्प को भी जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, शुक्रवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा था कि हमारे देश को युद्ध की ओर ले जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम घरेलू अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। ईरान में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए हैं। इनकी संख्या 3400 से ज्यादा बताई गई है। कुछ रिपोर्टों में ये संख्या 6000 से 12000 तक है। अधिकारियों ने प्रदर्शनों को आतंकवादी ऑपरेशन और दंगे बताया है और दावा किया है कि यह अमेरिकी साजिश थी। वहीं दोस्तों अमेरिका का ईरान की जनता को खुला ऑफर, कहा IRGC फोर्स की जानकारी दो और इनाम पाओ। जी हाँ, एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य हमले को टालने का संकेत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने ईरानी जनता से ऐसी अपील कर दी है कि मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों अमेरिका ने ईरान पर और दबाव बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया। अमेरिकी सरकार ने ईरान के नागरिकों से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की गतिविधियों से संबंधित जानकारी शेयर करने की अपील की है। यह अपील अमेरिका के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी या अस्थिर गतिविधियों में लिप्त समूहों की जानकारी जुटाकर उन्हें कमजोर करना है। अमेरिकी सरकार के बयान में कहा गया है कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक अरबों डॉलर की अपनी जनता की संपत्ति IRGC पर खर्च कर रही है। अमेरिका का आरोप है कि ये पैसा ईरान के लोगों को दबाने, हिंसा फैलाने और सत्ताधार बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से अमेरिका ने IRGC की आर्थिक नसों को काटने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि ईरान में हो रही हिंसा को रोका जा सके। अमेरिका ने ईरान के लोगों से आग्रह किया है कि वे IRGC के नेटवर्क, इकोनॉमिक सिस्टम और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी प्रदान करें। जो लोग ऐसी जानकारियां देंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रिलोकेशन करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये पहल पहले भी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को और ज्यादा गहरा सकता है। IRGC को ईरान की पावर स्ट्रक्चर में एक जरूरी स्तंभ माना जाता है और उस पर पहले से ही अमेरिका द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इस अपील के माध्यम से अमेरिका न केवल IRGC की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है, बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशाली गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ाना चाहता है। ये कदम उस समय आया है जब ईरान के अंदर सड़कों पर खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं और विदेशी दबाव दोनों तीव्र हो रहे हैं। अमेरिका की यह कार्रवाई ईरानी शासन के भीतर फूट डालने और IRGC की ताकत को कम करने की कोशिश का हिस्सा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप साथ ही साथ आपको बता दें, उधर ईरान में फंसे 16 भारतीय नाविक कॉन्सुलर एक्सेस नहीं देने पर भारत ने दिखाई सख्ती। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जहाज MT वेरिएंट रोर के 16 भारतीय क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया है। इस जहाज को 8 दिसंबर 2025 को UAE के दिब्बा पोर्ट के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाके में रोका गया था। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि जहाज पर 6000 मीट्रिक टन ईंधन की तस्करी की जा रही थी। इस जहाज पर काम कर रहे 3rd इंजीनियर केतन मेहता के परिवार अपने बेटे को लेकर चिंतित है।
इसी बीच तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को ईरानी अधिकारियों से आग्रह किया है कि हिरासत में लिए गए 16 भारतीय नाविकों को काउंसुलर पहुंच प्रदान करे। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें दूतावास ने कहा है कि दिसंबर 2025 के मध्य के आसपास दूतावास को ईरानी अधिकारियों द्वारा MT वेलिएंट रोर नामक जहाज को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली, जिसमें 16 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। जैसा कि आप इंडिया इन ईरान का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इधर पाकिस्तान की फिर एक और नापाक चाल जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखा। फिर एक और ड्रोन दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आता दिखाई दिया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में LOC के पास सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन गतिविधि देखी गई है। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आता हुआ देखा गया है। सीमा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार दिखाई दे रही ड्रोन गतिविधियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार रात के समय ये ड्रोन आते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से ड्रोन घुसपैठ के बाद सेना ने इन ड्रोनों को मार गिराने के लिए इन पर गोलीबारी की है। ये गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से किसी बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सांबा जिलों में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास देवक नदी के आसपास इलाके में ड्रोन की मौजूदगी महसूस की गई। बीते कुछ दिनों में ये तीसरी बार है जब इस तरह की गतिविधि सामने आई है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्कता और कड़ी कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है। ड्रोन की गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में ड्रोन गतिविधि का सामने आना सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही है ताकि किसी भी नापाक मंसूबों को समय रहते नाकाम किया जा सके। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान के पास आखिर ये मोटिवेशन आ कहां से रहा है। बता दें, अमेरिकी सेना से लड़ाई की ABCD से लेकर Z तक सीख रहे पाकिस्तान के ये जवान। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय अमेरिका से लेकर सऊदी समेत दुनिया के कई देशों से अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही डिफेंस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पाकिस्तान लगातार कई देशों को अपना J-17 विमान भी बेच रहा है। इस बीच अब सामने आया है कि इस हफ्ते पाकिस्तानी सेना के साथ अमेरिका की सेना ने एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज किया है। अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान के पब्बी स्थित नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में संयुक्त ट्रेनिंग अभ्यास यानी जॉइंट ट्रेनिंग इम्पायर्ड गॉम्बिट 2026 को पूरा कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के बयान के हवाले से डॉन अखबार ने शनिवार को जानकारी दी कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। बयान के मुताबिक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इसी हफ्ते पूरा हुआ है। इस दौरान उन्होंने जमीन पर ऑपरेशन करने के तरीके, बेहतर रणनीति बनाना और आतंकवाद से मुकाबला करने से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई। ये सैन्य अभ्यास 2 हफ्ते चला। 8 से 16 जनवरी तक चले इस 2 हफ्ते के अभ्यास को दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोबारा बढ़ते सहयोग के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, इसी के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के संयुक्त अभियान के बाद अब भारत में भी सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी और पाकिस्तानी सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सरकार की खुद को विश्व गुरु बताने वाली, खुद की प्रशंसा करने वाली कूटनीति के लिए एक और तगड़ा झटका है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि खुद को विश्व गुरु बताने वाली कूटनीति को एक और झटका देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी बयान जारी किया है कि अमेरिकी और पाकिस्तानी सेना के जवानों ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पूरा कर लिया है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, इस अभ्यास के लिए भी कांग्रेस की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहां से पनपता है, आतंकवादियों को कौन पालता है। आज वही देश अमेरिका के साथ मिलकर एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहा है। दोस्तों, कितना अजीब लग रहा है ये सुनते हुए कि पाकिस्तान जैसा देश एंटी टेररिज्म अभ्यास की प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमेरिका के साथ एक्सरसाइज करे, लेकिन भारत को इतना पता है कि अपनी सेना उन्नत लेवल की है। दोस्तों, अगर समय आया तो पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने में समय नहीं लगेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, अपने भारतीय सेना के पावर को समझते हैं, तो कमेंट में इंडियन आर्मी इज द बेस्ट जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर सभी सौदों का बाप क्यों है, भारत EU की डील, एक झटके में क्या कुछ बदल जाएगा बता दें। राजधानी में हलचल बढ़ी है। एक कारण है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी है। दूसरा कारण 27 जनवरी को 16वें भारत यूरोपीय संघ यानी EU शिखर सम्मेलन में EU की टॉप लीडरशिप का आगमन। इसके साथ ही इस दशक के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों में से एक की नींव रखी जा सकती है। दोस्तों, इस दौरान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन भारत में होंगी। उनकी
की यात्रा के दौरान अगर काफी समय से लंबित भारत EU मुक्त व्यापार समझौता FTA हो जाता है तो ये सिर्फ 2 पार्टनर्स के लिए अहम नहीं होगा, अलबत्ता ये वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक मोड़ साबित होगा। दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इस समझौते को सभी सौदों का बाप यानी मदर ऑफ ऑल डील्स बताया था। इसे औपचारिक रूप से ब्रांड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BTIA कहा जा रहा है। पीयूष गोयल को इस समझौते को सभी सौदों का बाप कहना इसके स्केल और सिग्निफिकेंस दोनों को दिखाता है। लगभग 2 अरब लोगों के संयुक्त बाजार के साथ ये समझौता दुनिया की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं को एक ऐसे समय में जोड़ेगा जब संरक्षणवाद बढ़ रहा है, स्थापित व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर 2 दशक से बातचीत चल रही है। दोस्तों, भारत EU FTA पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। ये दोनों पक्षों की ओर से अपनी आर्थिक पूरकता को जल्दी पहचानने का संकेत था। 2007 से 2013 तक कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बाजार पहुंच, टैरिफ, बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, श्रम और पर्यावरणीय मानकों और सार्वजनिक खरीद जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेदों के कारण बातचीत रुक गई। ऑटोमोबाइल और शराब पर भारत की हाई इंपोर्ट ड्यूटी, यूरोपीय संघ की मजबूत IPR सुरक्षा की मांगों और भारतीय IT फर्मों के लिए डेटा सुरक्षा संबंधित चिंताएं जैसे मुद्दों ने 2013 में बातचीत को पूरी तरीके से रोक दिया था। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों, ये समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगर एक बार ये डील हो जाता है तो ये वाकई में सभी सौदों का बाप होगा। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? लेकिन ऑल द बेस्ट PM मोदी कहना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बता दें जहां से रुका था विकास वहीं से होगी शुरुआत। सिंगूर में 830 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे PM मोदी जी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सिंगूर के बहाने राजनीति गरमाने जा रही है। इस साल राज्य में होने जा रहे असेंबली चुनाव से पहले PM मोदी बंगाल को मतने में लगे हैं। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन यानी आज रविवार को वे हुगली जिले में आने वाले सिंगूर में 830 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। साथ ही जनसभा को संबोधित कर ममता सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी ने इस सभा को भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली का नाम दिया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंगूर दौरा आज एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, इसे राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ अहम दौरा माना जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सिंगूर पहुंच रहे हैं। वे बुनियादी ढांचे, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं की नींव रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, PM मोदी जी बंगाल की जनता को बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, जिसकी आंच CM ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC अभी सही महसूस करने लगी है। इसी बीच दोस्तों, ये की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।